करेंगे। खबर आपको नवादा से बताते हैं, जहां एक पिता ने अपनी ही शादीशुदा बेटी की हत्या कर दी है। मामला धमौल थाना इलाके के धरहरा गांव का है। आरोप है कि पिता ने 20 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और सबूत छिपाने के लिए शव को बोरे में भरकर पास के ही कौड़ीहारी नदी किनारे गाड़ दिया। पुलिस ने आरोपी पिता बिरजू चौधरी, पत्नी लखिया देवी और बेटे जितेंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। जितेंद्र की निशानदेही पर लड़की का शव नदी किनारे से बरामद कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला 30 अप्रैल का है। पूछताछ में घर वालों ने अपने बेटी के चरित्र पर सवाल उठाया और कबूल किया कि बार बार समझाने के बाद भी बेटी नहीं मानी तो परिवार ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बिरजू चौधरी की पुत्री जो नंदिनी कुमार है, वो उसका किसी के साथ अवैध संबंध था और जिसके लिए घर वाले लोग उसको रोकते थे, मना करते थे। वो नहीं मानी तो करीब 20-25 दिन पहले उसकी हत्या करके और कहीं 100 को गाड़ दिया गया। मधेपुरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां किसान की हत्या से सनसनी फैल गई है। गोली मारकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया गया है, जो तैली पंचायत के रामपुर डेहरी वार्ड संख्या 9 की एक घटना है। बताया गया कि देर रात 4-5 अपराधी घर में घुस आए और उस समय कामेश्वर मेहता कमरे में सो रहे थे, जबकि उनकी पत्नी गीता देवी बरामदे में थी। गीता देवी के मुताबिक बदमाशों ने उनके पति के साथ मारपीट शुरू कर दी। डर के कारण वो गांव के मुखिया के घर पहुंची और घटना की जानकारी दी। ग्रामीणों के पहुंचने पर घर के अंदर कामेश्वर मेहता का शव मिला। हालांकि शव के पास खून के निशान नहीं मिलने से मामला रहस्यमय बना हुआ है। आशंका है कि अपराधी बगल की सीढ़ी के रास्ते घर में दाखिल हुए थे और स्थानीय लोगों के अनुसार पति पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद भी चल रहा था। तो हम गए लाकर जा रहे दरोगा साहब वहाँ स्थल पर, हमें मकाने पर चलिए सर, हमको मन घूमता लगता है, इसीलिए हम नहीं जा पाए। दरोगा साहब मुखिया सब गए वहाँ दखल के मुखिया की गोली लग गई, सब जानकारी मिली। क्या वो गोली लागत है? खोखा भी भेटले घर में? खोखा जरा। बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन जारी है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का शिकंजा कसा गया है। भ्रष्ट लिपिक को घूस लेते गिरफ्तार किया गया। 5,000 रुपए रिश्वत लिपिक ले रहा था। मापतौल कार्यालय में तैनात था लिपिक पुष्कर कुमार पर शिकंजा कसा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच बेगूसराय में बड़ी कार्रवाई की गई, जहां निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का शिकंजा कसा है। मापतोल कार्यालय में लिपिक तैनात था, जिस पर कार्रवाई हुई है। लिपिक का नाम पुष्कर कुमार बताया जा रहा है। एक पदाधिकारी जो नापतौल विभाग के थे, वो 5,000 रुपए रिश्वत ले रहे हैं, चूंकि किसी व्यवसायी के मापतौल का जो यंत्र था बटखरा, उसकी जांच करने का उनको लाइसेंस का रिन्यूअल कराना था। बाढ़ के पचमहला में फायरिंग के बाद जब पुलिस सोनू मोनू के घर की तलाशी के लिए पहुंची थी, तो घर में एंट्री से पहले तलाशी ली गई थी, जिस पर खूब बवाल हुआ। ऐसे में अब बिहार ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है। सुनील कुमार ने कहा कि ये नियम है और नियम के तहत ही पुलिस ने अपनी तलाशी दी थी, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है और जिस तरह से मीडिया में दिखाया गया वैसा कुछ भी नहीं है। ये तो पुलिस को स्वयं अपना तलाशी देनी होती है कि उसके पास कोई ऐसा सामान नहीं है, इसलिए वो विधि सम्मत ही है। जो वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कैसे भूल गया, जो कानून का राज है तो स्थापित है, वहाँ सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, आईजी है, इस मामले को जरूर देख रहे हैं और जो विधि सम्मत और उचित कार्रवाई है वो होगी। अगर किया गया है, अगर कोई गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई होती है।
बाढ़ में पुलिस की तलाशी को लेकर सुनील कुमार के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने सुनील कुमार को कानून की जानकारी का अभाव बताया है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि बिहार में पुलिस किसी के दबाव में झुकती नहीं है, वो कानून का राज स्थापित करने के लिए अपना काम करती है। तो कांग्रेस प्रवक्ता ने सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर ही निशाना साधा है। माननीय मंत्री सुनील कुमार जी को शायद पता नहीं है कि अगर सरकारी कामों में कोई बाधा डालता है तो आईपीसी धारा 186 के तहत उन पे केस और कार्रवाई हो सकती है। और जब पुलिस अगर छापा मारने जाता है, देखने जाता है, तो पुलिस पे ही अगर उनका छानबीन किया जाता है तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि पुलिसिया इकबाल खत्म हो चुका है। अगर पुलिस का ये हाल है बिहार में, तो सोचिए आम लोगों का क्या हाल होगा। सोनू मोनू हो या बिहार का कोई भी अपराधी, बिहार की पुलिस किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ती। बिहार की पुलिस कानून के राज की स्थापना के लिए नियमों के तहत काम करती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की सरकार में कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाता। बिहार की पुलिस सोनू मोनू के घर पे गई और नियमों के तहत बिहार की पुलिस ने कार्रवाई करने का काम किया। किसी भी अपराधी अथवा किसी भी व्यक्ति के दबाव में बिहार पुलिस नहीं आती। बिहार के मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री एआई लेकर हरा गमछा खोज रहे हैं और 2 कौड़ी के 2 अपराधी भाइयों के 2 कौड़ी के गुर्गे ने गृह विभाग के इकबाल की पैंट उतार दी। पुलिस वालों को टटोला गया, उनकी पूरी जांच की गई और तब उनको घर के अंदर घुसा गया। ये तो बिहार पुलिस का इकबाल बचा है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। खोजिए हरा गमछा, खूब खोजिए। मिथिला और मैथिली भाषा ने एक बार फिर बिहार का गौरव बढ़ाया है। सीबीएसई ने अपने सिलेबस में मैथिली भाषा को शामिल कर लिया है और 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में इसकी पढ़ाई भी शुरू कर दी है। दरअसल दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मैथिली भाषा की पढ़ाई को लेकर केंद्र से मांग की थी, जिस पर शिक्षा मंत्रालय ने विचार किया और उसके बाद इस पर फैसला लिया गया, जिसके बाद सीबीएसई ने इसे अपने सिलेबस में भी शामिल कर लिया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पत्र लिखकर गोपाल जी ठाकुर को इसकी जानकारी दी है। सीबीएसई के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर खुशी जताई और इसके लिए पीएम मोदी का भी आभार जताया है। तो आपको ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि सीबीएसई ने अपने सिलेबस में मैथिली भाषा को अब शामिल कर लिया है और ऐसे में बिहार के लिए, मिथिलांचल के लिए ये गौरव की बात है। सीबीएसई पाठ्यक्रम में अब मैथिली को भी मान्यता मिल गई है और मातृभाषा विषय के रूप में इसे मान्यता दी गई है, यानी कक्षा 1 से माध्यमिक स्तर तक की मान्यता मैथिली भाषा को मिल गई है। और इसे लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने धन्यवाद दिया है। ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को मान्यता मिलने से काफी खुशी है। तो मैथिली को मान्यता के मायने भी अब आपको समझा देते हैं क्यों ये इतना खास है। आप समझिए, सीबीएसई ने मैथिली पढ़ाने की मान्यता दी है, यानी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से मैथिली की पढ़ाई हो सकेगी। माध्यमिक स्तर पर मैथिली की पढ़ाई होगी। सीबीएसई वेबसाइट पर भी मैथिली का सिलेबस अपलोड है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मैथिली को शामिल किया गया है, यानी देश की 22 मातृभाषाओं में एक है मैथिली। सीबीएसई के फैसले मिथिला का मान बढ़ेगा, मैथिली भाषा का देश स्तर पर विकास होगा और मिथिला के बच्चे जहां रहते हैं वहां मैथिली पढ़ सकेंगे। मैथिली भाषा और संस्कृति समृद्ध होगी। तो ऐसे में ये खुशी की बात पूरे बिहार के लिए है, गौरव की बात मिथिलांचल के लोगों के लिए है।
तो सीबीएसई बोर्ड में मैथिली भाषा को शामिल किए जाने के फैसले से छात्रों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और छात्रों ने इस निर्णय के लिए सरकार और बोर्ड का आभार भी जताया है। उनका कहना है कि अब वे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकेंगे। छात्रों ने कहा कि सिर्फ एक शैक्षणिक निर्णय नहीं बल्कि उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैथिली को मान्यता मिलने से क्षेत्रीय परंपराओं को भी बढ़ावा मिलेगा। खुश छियै हमरा साथे हमे सब स्कूल के जते छथिन सब खुश छथिन कियाकि सब बुझे छथिन कि मैथिली कते अच्छा से समझल जा सके छै। हम सब जेना घर में बाजै छियै तो हम सब ओकरा और अच्छा से लऽ कऽ आगू बढ़ि सकै छियै और हमरा सबके पढ़े में अथी मार्गदर्शन मिलते हम सबके मैथिली भाषा से हम सब और ज्यादा अच्छा कर सकै छियै। हैं जो मैथिली भाषा तो जोड़ा गया है सीबीएसई में और हम लोग को बस 2 ही मिलता था इंग्लिश और संस्कृत। आज पहली बार हम सब खुश हैं कि मैथिली भाषा तो जोड़ा गया है। आज हम लोग बहुत खुश है सीबीएसई बोर्ड में पहली बार मैथिली भाषा को भी शामिल किया गया है। इससे पहले सीबीएसई बोर्ड में आज से पहले कभी मैथिली भाषा को नहीं पढ़ाया गया था। मैथिली भाषा हमारा सामाजिक भाषा है। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। लगातार एक्शन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और आज उन्होंने सबसे पहले उच्च शिक्षा विभाग की बैठक की है जिसमें उन्होंने अधिकारियों को मौजूदा नीतियों में खामियों को तुरंत दुरुस्त करने का निर्देश दे दिया है। साथ ही उच्च शिक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेज में शैक्षणिक व्यवस्था को ठीक करने और तय समय पर परीक्षा के साथ ही रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। उच्च शिक्षा विभाग के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा भी की जिसमें उनके सामने एक प्रेजेंटेशन दिया गया जिसमें दिखाया गया कि बिहार में ऊर्जा विभाग किस कदर से काम कर रहा है। यहां भी सीएम ने सरकार की नीति के मुताबिक विभाग को काम करने के निर्देश दिए हैं और लोगों को बिना रुकावट बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिए हैं। और न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लगातार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये एक्शन हम देख पा रहे हैं। आज 2 बड़ी समीक्षा बैठक सीएम ने की है, क्या कुछ खास बातें? देखिए, आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कई बैठकें थी और उच्च शिक्षा को लेकर के पहली समीक्षा बैठक हुई, उसके बाद ऊर्जा विभाग की बैठक हुई और अभी थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार में जो इन्वेस्ट हो रहा है उसको लेकर के एक बैठक करने वाले हैं जिससे मुख्य सचिव के साथ साथ और कई लोग मौजूद होंगे। साथ ही साथ यदि हम बात करें सबसे पहले उच्च शिक्षा की, तो उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर के क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं इसको लेकर के समीक्षा की गई और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। दूसरी ओर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक हुई क्योंकि बेतहाशा गर्मी के कारण लोगों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बिजली की उपलब्धता में कमी न हो और आने वाले दिनों में बिजली के क्षेत्र में और बिहार में क्या क्या काम होने हैं इस पर चर्चा हुई और साथ ही साथ अभी जो थोड़ी देर के बाद बैठक शुरू होगी उस बैठक में बिहार में कितना इन्वेस्ट हुआ और कितना इन्वेस्टमेंट होना बाकी है, इन तमाम चीजों को लेकर के एक समीक्षा बैठक है। तो कहा जा सकता है कि आज का दिन बैठकों का दौर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का दिखा, जिसमें कई महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। जी ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। लगातार एनकाउंटर और कार्रवाई से बदमाशों में भी अब खौफ देखने को मिल रहा है। पुलिस पर अवैध कमाई और रंगदारी से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की तैयारी में है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने कहा कि अब तक 1433 अपराधियों की पहचान कर उनकी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। अब संपत्ति को जब्त किया जाएगा। धारा 107 इसमें संपत्ति जब्ती का प्रावधान है नए क्रिमिनल लॉ में। उसमें 1433 अपराधियों को चिन्हित करते हुए 426 अपराधियों के विरुद्ध प्रस्ताव न्यायालय में समर्पित किया गया है और इसमें से 103 अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में कार्रवाई विचाराधीन है। 4 के विरुद्ध ऑर्डर प्राप्त हो चुका है संपत्ति जब्ती का। अपराधियों के खिलाफ जो है सम्राट सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और इस एक्शन के तहत बिहार में 40 जो जिले हैं पुलिस जिला मिलाकर के
उसमें जो अपराध के जरिए कुछ संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधी हैं, उन सभी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का लेकर के पुलिस मुख्यालय ने सूची तैयार की है और इस कार्रवाई के लिए कोर्ट से जो है अनुमति मांगने के लिए कोर्ट को भेज दिया है। और यह कोर्ट जो है जैसे ही आदेश जारी करेगा इन अपराधियों की संपत्ति जब्त करने को लेकर के जो है निर्णय होगा, उसके साथ ही इन अपराधियों का संपत्ति जो है वो जब्त होना शुरू हो जाएगा। सबसे अधिक जो है वो अपराध से धन अर्जित करने वाले जो अपराधी हैं उसमें मुजफ्फरपुर के हैं। यहाँ पे 109 अपराधी जो हैं वो जो है अपराध के जरिए संपत्ति इन्होंने अर्जित किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है पटना है, 105 यहाँ पे अपराधी हैं, गया में 90 हैं, नालंदा में 77 हैं, मोतिहारी में 72 है, नवादा में 66 है, पूर्णिया में 60 है, बेगूसराय में 58 है, सारण में 52 है, बेतिया में 50 है। तो इस तरह से जो है सभी जिलों में अपराधियों की संख्या जो है वो तैयार कर ली गई है। कोर्ट से जैसी अनुमति मिलती है इन सभी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने को लेकर के कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर आपको आरा से दिखाते हैं, जहां सोन नदी में डूबकर हुई मौत मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मृतक के पिता ने डुबोकर मारने का आरोप लगाया है। पिछले दिनों मोहम्मद साकिब दोस्तों के साथ सोन नदी में नहाने गया था, जहां डूबने से उसकी जान चली गई थी। मृतक के पिता ने साथ में मौजूद दोस्तों पर डुबोकर मारने का गंभीर आरोप लगाया। बेटे को न्याय दिलाने के लिए एक लाचार पिता कभी थाने तो कभी एसपी ऑफिस का चक्कर लगा रहा है और फूट फूट कर रो रहा है। थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर एसपी से मिलकर जांच की मांग की है। उन्हें मृतक के पिता ने हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। को हत्या किया गया है साजिश की तरह। चार लोग इसमें शामिल है। जो मेरे लड़के का नाम मोहम्मद साकिब है, उसका दोस्त मोहम्मद हैदर, मेरा मकान सकड्डी है, कोइलवर थाना के रहने वाला हूँ मैं। और मेरे लड़का को 2 बजे घर से लेकर गया है कि तुरंत मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो लेके चला गया सोन नदी में। हैदर के बाप फोन करता है कि कहाँ है आप, जल्दी आइए, 4 गो लड़का डूब रहा है, उसमें आपका भी लड़का है। जबकि 1 मिनट के बाद हैदर का लड़के की डूबने से मौत नहीं ना, लड़का के डूबने से मौत नहीं हुआ है, लड़का को डुबा कर मारा गया है। नवादा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई है। चाकूबाजी में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाज सभी का जारी है। नरहर के छोटी पाली गांव की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं। चाकूबाजी में 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। होटल में छेड़खानी का मामला, होटल का मैनेजर रोहित गिरफ्तार किया गया है और स्टाफ काजू को भी पुलिस ने दबोच लिया है। रुपसपुर के होटल का ये मामला बताया जा रहा है। छात्रा के साथ छेड़खानी हुई थी। होटल हिडन विला का ये मामला है। दोनों को जेल भेजा गया है। छेड़खानी का आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां छेड़खानी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की है। जानकारी के मुताबिक छात्रा के साथ छेड़खानी हुई थी। होटल हिडन विला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पिता के साथ कमरा नंबर 103 में थी। आधी रात एक युवक ने कमरे से उसे खींचा और उसके साथ छेड़खानी की। छात्रा ने छेड़खानी का विरोध किया, जिसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ा। बवाल के बाद होटल में जांच अब तेज हो गई है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस होटल की तस्वीर आप देखिए, होटल हिडन विला ये होटल है जिसमें एक छात्रा रुकी थी, जिसके साथ छेड़खानी की खबर है। बड़ी खबर आपको गया जिसे बताते हैं, जहां शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यू पीपर पाती मोहल्ले में ड्रग विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में पुलिस ने नकली और नशीली दवाएं बरामद की हैं। ये छापेमारी पूर्व सांसद दिवंगत रंजीत सिंह की बिल्डिंग में की गई, जिसे किराए पर दिया गया था। पुलिस ने मौके से विकास कुमार मोहरी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से विकास कुमार मोहरी को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि छापेमारी के दौरान नशे में इस्तेमाल होने वाली कफ सिरप, नींद की गोलियां और अन्य दवाएं भी मिली हैं, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है।
वहीं शुरुआती जांच में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में इन दवाओं की सप्लाई की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। दवा हुई है, कौन सी दवा है, कैसी दवा है? नशा से संबंधित दवा है जो बाहर से ये लाता था और ला के यहाँ स्टोर करता। कब से चल रहा था सर यहाँ? बोल तो रहा है कि बहुत अभी हाल फिलहाल से चालू किए। कहाँ लाते थे सर? जैसा कहना है, अभी पकड़ाया जो अभियुक्त है वो बता रहा है कि देवघर से किस प्रकार का रुपये की दवा होगी सर? इसका मूल्यांकन हो रहा है। किस प्रकार की दवा है, क्या नाम है, किस प्रकार की दवा है, दवा का क्या नाम है? दवा बैंड नहीं है, वो दवा जो भी पकड़ाई। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा घाट स्थित सीआरपीएफ कैंप में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 652 महिला आरक्षियों को दीक्षांत समारोह के दौरान कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। ट्रेनिंग के दौरान महिला जवानों को हथियार संचालन, आपदा प्रबंधन और कमांडो कौशल का प्रशिक्षण दिया गया। समारोह में महिला आरक्षियों ने आंख पर पट्टी बांधकर हथियार लोड और अनलोड करने का प्रदर्शन किया, जिससे सभी हैरान रह गए। कार्यक्रम में रंगारंग झांकियां भी प्रस्तुत की गई। मौके पर पुलिस महानिरीक्षक ने परेड का निरीक्षण किया। मॉडर्नाइजेशन पटना बिहार व शपथ ग्रहण के इस गरिमामय समारोह में उपस्थित होकर प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले सभी महिला प्रशिक्षु आरक्षियों के उत्साह, अनुशासन, समर्पण एवं आत्मविश्वास को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर सभी महिला प्रशिक्षु आरक्षियों को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। उत्तरदायित्व है वे मुझे समझा दिए गए हैं और मैं उन्हें स्वीकार करती हूं। मैं शपथ लेती हूं कि सरकार और अपने वरीय तथा साथ काम करने वाले आरक्षी कर्मियों का विश्वास पात्र बनी रहूंगी। गंगा दशहरा के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर पहुंचे। उन्होंने गंगा घाट पर मां गंगा को प्रणाम किया और सीढ़ी घाट पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। यहां मरीन ड्राइव की तर्ज पर 4 दीवारी और पार्क का निर्माण किया जाना है। इसके बाद उन्होंने ठाकुरबाड़ी में पूजा अर्चना की और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सीलभद्र याजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। कुछ देर पैतृक आवास पर रुकने के बाद वे पटना के लिए रवाना हो गए। शाम में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के आने की संभावना भी जताई जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल बिहार के युवाओं को बड़ी राहत देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग के कर्मचारी चयन आयोग में जितनी भी वैकेंसी है 15 जून के बाद उनकी चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग के पास अब तक 14 लाख आवेदन किया जा चुका है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि उनके विभाग में भी 8054 पद पर वैकेंसी निकली है, जिसमें लोग 15 जून से आवेदन कर पाएंगे। राजस्व कर्मचारी की काफी कमी है और जिस कारण हमने 8054 नए राजस्व कर्मचारी के नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजा और सामान्य प्रशासन विभाग ने तुरंत उसको कर्मचारी चयन आयोग को भेजा और आने वाले समय में 15 जून से ये बहाली कर्मचारी चयन आयोग निकालने जा रही है और लोगों को जो है युवाओं को रोजगार का एक बेहतर अवसर मिलेगा। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का बड़ा ऐलान, शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलेगी सरकारी जमीन। नई बंदोबस्ती प्रक्रिया लागू होगी। आवास के लिए 5 डिसमिल जमीन मिलेगी। खेती के लिए 1 एकड़ जमीन मिलेगी। खेती के लिए गृह जिला के ग्रामीण क्षेत्र में जमीन दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ये बड़ा ऐलान है, जहां कहा जा रहा है कि शहीद सैनिकों के आश्रितों को अब सरकारी जमीन मिलेगी। नई बंदोबस्ती प्रक्रिया लागू है। आवास के लिए 5 डिसमिल जमीन मिलेगी तो खेती करने के लिए 1 एकड़ जमीन दी जाएगी।